So a very good morning to everyone. For the first time, I have given you कि PDF में मुझे keywords highlighted चाहिए and you have to send me the PDF of whatever we have done till now and compact में you have to highlight that. हुआ क्या? Some of the students have genuine reason. So due to genuine reason, ठीक है. Some of the students still not given me that PDF that has been highlighted. This is the first and the last time I am allowing you in the class. Next time, say if you do not do the target, this is for your benefit. I have to keep you in discipline. Otherwise, और मैं बैकअप भी नहीं दूंगी क्लास का. अब तो तुमने फीस भर दी है. अब तुम कुछ नहीं कर सकते. If you do not complete my targets, ये क्लास भी गई लाइव and बैकअप भी गया. मतलब किसका नुकसान है? टोटल लॉसेस ऑफ योर्स. तो इट्स बेटर, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा ये है कि 30 मिनट्स यू कीप फॉर डीटी एंड 30 मिनट्स में व्हाटएवर टारगेट आएगी वो मैंडेटरी कंप्लीट कर लो. जेन्युइन रीजन जैसे फीवर आ गया मैम, हमको कहीं जाना पड़ गया मैम, ऐसे कुछ जेन्युइन रीजन में कभी फीवर वाला कंसिडर करूंगी. वो तुम्हारी लॉयल्टी है कि सच में फीवर आया है या फिर हम फीवर ला रहे हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू. बट इसके अलावा आई विल नॉट कंसिडर कि मैम कहीं जाना था, हमारे यहाँ कोई मेहमान आ गए, फलाना फलाना चीजें हो गई. क्यों? क्योंकि इफ समवन इज कमिंग, गेस्ट भी आ रहे तो रात को आधे घंटे तुम, वो पूरा 24 घंटे तुमको लेके नहीं बैठे रहेंगे. तो आधा घंटा चाहिए मुझे, सिर्फ हाफ एन आवर आई नीड, एंड इन दैट हाफ एन आवर यू हैव टू कंप्लीट द टारगेट. आफ्टर द बैच विल एंड, तुमको इसका बेनिफिट खुद ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो. So let us start with the topic, and the topic अभी तक हमने जो किया वो क्या क्या था? सेक्शन नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 32 के बाद 33 AB, फिर 35 भी कर लिया हमने. 35 में A डबल बी, 35 BAB that is telecommunication spectrum, 35 ट्रिपल C, 35 CCD we have done. फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम भी करा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी करे. मतलब कुछ तो क्यूमुलेटिव हमने बहुत सारा किया है. मुझे अभी मैं थोड़ा सा वाइवा लेना चाहती हूँ फॉर द 5 मिनट्स. टेल मी 35 में सेक्शन, ये छोड़ो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, चिराग मुझे बताओ कि क्या होगा दैट एक्सपेंस का डिडक्शन. चिराग यू टेल मी क्या होगा? Again, preliminary expense we have done yesterday. तो in case of a foreign company preliminary expense कितना क्या क्या देना है अपने को? अब्दुल क्या? Sorry. Chirag, quickly. Yesterday we have done this. तुम लोग की सिचुएशन देख के एक ही सॉन्ग याद आ रहा है, मीडिया सब कुछ आज नहीं, अब याद नहीं, अब कुछ. और एक और कहावत है ना, आगे पाठ पीछे सब सपाट. बोलो क्या था? कल पढ़ा था कि नहीं? अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैम आपने, एंड वी वर वाचिंग द टाइम कि क्लास कब एंड होगी. तो कहीं तुम लोग उसी में स्किप तो नहीं कर गए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? चिराग मैम कुछ बोलो. नहीं मैम. फिर क्या हो गया? चलो मीनल, यू टेल मी. मैम ओनली इंडियन कंपनी को मिलता है और रेसिडेंट को मिलता है, इसलिए फॉरेन कंपनी को नहीं मिलता. हाँ, तो चिराग फर्स्ट थिंग, फॉरेन कंपनी को तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ही नहीं मिलता. रिमेम्बर मैंने रीजन भी बताया था कि फॉरेन कंपनी डॉलर्स वगैरह में एक्सपेंडिचर करके आते हैं, यहाँ पे हम इतना नहीं दे सकते. तो फॉर फॉरेन कंपनी नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड, दैट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर. ओहो छोड़ो, कुछ बात नहीं. सुष्मित, यू टेल मी व्हाट इज ट्रिपल सी? 35 ट्रिपल सी क्या है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट. व्हाट इज देयर इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट? प्लांट एंड मशीनरीज पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. 100% डिडक्शन होगा, इतना याद है. 35 सीसीसी के अंदर. एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कंपनी, ट्रू और फॉल्स? Only in case of
एसएससी था मैम, कंपनी का तो नहीं था ऐसा। वही तो तुमसे पूछ रही हूँ मैं कि इज इट इन केस No, ऑफ ma'am, कंपनी और ऑल एसएससी? ऑल एसएससी में। सच क्या है? अंदर से कॉन्फिडेंस किस चीज पे बोल रहे हैं? ऑल पे बोल रहा हूँ। ऑल पे बोल रहा हूँ। दबे स्वर में ऑल एसएससी, ठीक है। नाउ अक्षय यू टेल मी मैम अगर 33 कंपनी का होता तो आप कुछ बताते स्पेसिफिक, तो वैसा कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ ट्रिपल आप सी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। एक SSC जैसा है, ट्रिपल सी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। सीसीडी, डी फॉर डेवलपमेंट, में स्किल डेवलपमेंट। ओनली फॉर कंपनी, ठीक है। अक्षय यू टेल मी 33 AB में यूटिलाइजेशन की कंडीशंस क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन 33 AB? अक्षय, या ऑलवेज अक्षय इज कंफ्यूज्ड। जल्दी से अनम्यूट करके बोलो आंसर। Should be utilized in the year of withdrawal only, ओके, and for plant and machinery, office premises and residential accommodation not applicable. देख के नहीं बोलना। ऐसे देख देख के बोला तो फिर याद क्या किया? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि Yes. वीडियो मेरा ऑफ है, तुम्हारा ऑफ नहीं है। मैं तुमको देख रही हूँ, बिग बॉस की नजर तुम पे ही है। चलो कोई बात नहीं। Yes. रश्मि, नाउ यू टेल मी 33 ABA, 33 ABA में डिपॉजिट एंड विड्रॉल की कंडीशंस क्या है? क्या हो गया? आंसर नहीं आ रहे? बढ़िया है। इतना पढ़ाने के बाद क्या पता चल रहा है मेरे को? चलो, तुम भी नहीं बता सकती। गणेश, यू टेल मी 2 years, ma'am. है 2 years? Yes, ma'am. ABA. 2 years कहाँ से है उसके अंदर? Sorry. Up to the end of previous year, I think. Up to the end of previous year. Sachin, you tell me what is Return, the- filing the return. क्या बोल रहे हो तुम? डिपॉजिट की कंडीशन बोल रहे हो या विड्रॉल की कंडीशन बोल रहे हो? Deposited. Deposited in SBI up to end of previous year. हाँ ऐसे ही. चलो एक एक करके पूछती हूँ। मुझे ये बताओ 33 ABA में डिपॉजिट कंडीशन क्या है गणेश? सचिन, यू टेल मी विड्रॉल कंडीशन क्या है, वेदर इट इज 33 AB और ABA? विड्रॉल एंड यूटिलाइजेशन की कुछ कंडीशन है ना? हम यूटिलाइज करेंगे एज पर प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड, और अगर अमाउंट विड्रॉन किया एंड नॉट यूटिलाइज इन सेम ईयर तो टैक्सेबल, और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंसेस किया तो उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। 37 में अलाउड नहीं, ठीक है। और एक और चीज है ना, समथिंग कि इफ यू हैव परचेज्ड और इतने टाइम में यू हैव ट्रांसफर्ड, ऐसे कुछ था। लॉक इन पीरियड 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज एक्वायर्ड। एंड देन उसके बाद 2 एक्सेप्शंस है, वो 2 एक्सेप्शन मेरे को लक्ष्मी यू टेल मी। लक्ष्मी 2 एक्सेप्शंस फॉर 8 years. If it is it's a closure of business, not taxable. Oh, no, ma'am, to government or government company. Then if it is a firm is converted into company, and if all the assets and liabilities are transferred,
and also that all the shareholders will become the partners. Okay. Now, Mehtab, you tell me. 35, we have done preliminary expense. Okay. Preliminary expense में what is cost of project and what is cost of capital? How to calculate that? इंडियन कंपनी के लिए अलग है और मैम अदर रेसिडेंट्स के लिए अलग है. To calculate cost of project and cost of capital का calculation क्या है? मैम 5% है. मैम 5% Cost of capital में क्या क्या include करोगे? Capital employed में क्या क्या चीजें होती हैं? मैम उसमें जो है क्या कहते हैं शेयर कैपिटल पर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना उसमें. And what about security premium? मैम सिक्योरिटी प्रीमियम्स जो है वो भी नहीं लेना. और क्या लेना है फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में? मैम उसमें हाँ बाकी क्या कहते हैं मैम वो लेना है. हाँ वो शेयर कैपिटल हो गया, उसके बाद बोलो. शेयर कैपिटल और अक्षय यू टेल मी कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या अदर है? रिजर्व्स लेना है. नाउ अक्षय टेल मी कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? No, I was absent yesterday. Now you are there in DT ना with the video of ये network issue था. It is coming and disconnecting. genuine reason I was absent. बढ़िया. Frank. That is the reason I am requesting you the video of a हाँ presentation. तो whenever you want the video, it cannot be provided on same day. At night 10 you are again saying replying me कि मैम please दे दो, तो obviously you have to understand कि backup needs encryption and every process, so you have to wait for a day. Anyhow you have to wait for a day. Frank, Yes, tell me how to calculate cost of project and capital employed in case of your preliminary expense. No, ma'am, sorry. I didn't go through, ma'am. Yeah, maybe Saturday, Sunday, I'll be completing all the pending things. Keep your video on. Yes. Abdul, tell me. Ma'am, yeah, share capital plus debentures plus long-term liability. It does not, I mean, we should have to, if it is include reserves and surplus provisions, we should have to. We have to include reserve and surplus? No, we should have to exclude if it is include. Okay. Security premium? No, security payment doesn't include, ma'am. Share And what capital is- means only share capital. Cost of project? Cost of project. Cost of project means whatever we have incurring for the extension of project on new unit. Specifically something is mentioned. Cost of project में एक word है वही लेना है. New unit में. New project. वो तो ये बता रहा है what is preliminary expense. I am asking cost of project क्या होता है, उसमें total किन चीजों का लेते हैं? What you will take the total? कौन से expense का total you will take? Cost of project. सच बताना सब लोग, हाईलाइट करना तो आई गेस छोड़ो उस चीज को. इट वॉज जस्ट अ टेक्निक आई हैव टोल्ड यू कि हाईलाइट कैसे होता है. रिवीजन क्यों नहीं किया? क्या मतलब निकला कल की क्लास का जब आज रिवीजन करके ऑलमोस्ट यू आर एट ब्लैंक? और पूछू क्वेश्चंस? शुड आई आस्क मोर क्वेश्चन? व्हाई आई हैव टेकन वाइवा? If you say कि मैम रिवाइज कर लिया, तो if you have revised तो you would be able to answer me quickly. ऐसे साइलेंस नहीं होता. किसको you will say responsible after the end of the class कि क्लासेस करने का there is no logic. Why? Because end में तो खुद को ही करना पड़ता है. Are you really accusing a faculty, anyone, any teacher? सही है तुम लोग का? अभी तो yesterday we have done this thing. कल किया है कल, जिसमें हाईलाइट भी किया और रीडिंग का टाइम भी दिया था उसके साथ मैंने, और तुमको खुद को हाईलाइट करने को भी दिया था. बाकी की शुरू से लेके लास्ट तक का that we have done till now, you have to revise in
हाउ मेनी आवर्स, कुछ मैंने आवर्स भी दिए थे या मिनट्स दिए थे कि टाइमर लगा के डू द रिवीजन, क्यों नहीं किया? अब क्या, सपोज आफ्टर 2 or 3 days पीजीवीपी के प्रोविजन विल एंड, नहीं करके पीजीवीपी इट इज गोइंग वेरी स्लो, मैंने बहुत स्लो चला लिया इसको, इट शुड नॉट गो इतना स्लो। और ये पहला है कि मैं पीजीवीपी पहली बार ऐसी क्लास है जिसमें इतना स्लो करा रही है, अदरवाइज 5 क्लासेस एंड पीजीवीपी मेरा प्रोविजन फिनिश हो जाते हैं। What is the logic of doing a class when you do not have the time to revise? किस चीज को कर रहे हो? Tell me. Are you completing SEMP at that time? Because I cannot do revision because ma'am I have to cover SEMP. I cannot do revision because ma'am मुझे शायद IDT करना होगा। कर लो वो। हो क्या रहा है? Are you completing DT? DT complete हो रहा है फिर तुम्हारा? और फिर एंड ऑफ द क्लास होगी, फिर बोलोगे मैम अभी तो डीटी करना, क्योंकि क्लास में जितना किया था उतना हुआ था, अब हमको खुद से करना है, वी हैव टू डू इट बाय आवरसेल्फ, मुझे खुद से ही करना है, सेल्फ स्टडी जरूरी हो गई। अभी जो कल मैंने कराया था इट वुड हैव हार्डली टेकन 45 मिनट्स फॉर यू टू रिवाइज, इतना भी नहीं है डीटी के लिए टाइम। और चलो एक का जेन्युइन रीजन होता है, 2 का जेन्युइन रीजन होता है, एवरीवन ऑलमोस्ट एवरीवन इज ऑन साइलेंट मोड टुडे। ऐसा कोई भी तुम्हें जी ड्राइव में आके नहीं डांटने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब क्या है तुम्हारा लाइव क्लास में आके, जब यू डोंट वांट टू यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ दिस लाइव क्लासेस। मैं बोलती हूँ दिस इज नॉट क्लासेस, दिस इज ट्यूशन, जो तुम कभी बचपन में लेते थे ना, और होमवर्क मिलता था और तुमसे पूछ रहे होते थे, दिस इज दैट। क्यों नहीं किया? कोई है जेन्युइन रीजन? दूसरे सब्जेक्ट को कवर करने के चक्कर में यू आर नॉट डूइंग समथिंग जिसको अभी तुम्हें बस कुछ टाइम चाहिए, ओनली अ लिमिटेड टाइम इज नीडेड टू कवर दैट, बिकॉज अभी किया है, अभी समझा है, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट थिंग? और आई गेस तुम्हारे साथ ही मैंने कहा था ना, हम अटेम्प्ट की कसम खाते हैं, किया था, खाई थी, क्या हो गया, लाइटली ले लिया क्या? टेल मी व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कंप्लीटिंग लाइक दिस? इतना डिटेल में फिर मैं क्यों कर रहा हूँ तुम्हें? मुझे सिर्फ क्या करना चाहिए, प्रोविजन डन, एक बार का क्वेश्चन, तुम्हें टाइमर भी नहीं देना क्वेश्चन का, क्वेश्चंस मैं यही समझा दूंगी एक ही बार में, फिर तुम करते रहो। 30 डेज के अंदर आई कैन कवर डीटी ऑल्सो, 30 डेज में भी कर सकती हूँ मुझे, क्योंकि पता है कि किस क्वेश्चन में कितने एडजस्टमेंट देख रहे थे, मुझे करना क्या है, प्रोविजंस के साथ सारे एडजस्टमेंट के एग्जाम्पल लेने, लो तुम्हारा डीटी खत्म, फिनिश्ड। बोलो, वैलिड रीजन यू हैव? Don't you have 40 minutes? Just because today I said कि PDF तुमने नहीं दिया है तो do not join the classes, इसीलिए दो अभी you have joined, otherwise तुम join ही नहीं कर रहे थे क्लास। एटलीस्ट से सॉरी कि मैं नहीं कर पाए, वो भी नहीं कि छोड़ो छोड़ते, we will leave the classes, is that so? सही है वो? अब आगे बढ़ जाती हूँ मैं, क्या होगा, पीछे का तो गया। दैट इज द रीजन। तुम समझो, एक सब्जेक्ट जब तुम लोग खत्म कर लेते हो ना, व्हेन यू कंप्लीट अ सब्जेक्ट एंड यू डू नॉट रिवाइज ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस, तुम खुद ही बताओ, डे बिफोर जस्ट यस्टरडे व्हाट वी हैव डन दैट इज गोइंग टू बी ब्लैंक, तो तुम्हारे ओवरऑल सब्जेक्ट का क्या होता है? व्हाट यू वांट, टेल मी, एंड व्हाट आई शुड डू टुडे? Your suggestions are expected. What should we do? Because ये तो ग्रुप में डांट पड़ रही है, इंडिविजुअली तो है ही नहीं। अब तुम अपनी मुलाकातें करो और मुझे बताओ क्या करना चाहिए। बोलो बोलो, what we should do? एक भी दिन की क्लास का ऑफ करना, वहां पे 28 फरवरी से 1 मार्च पे पहुंचाएगा। और 1 मार्च नहीं, मैं बोल रही हूँ, आई नो मार्च में क्लास करने में ना, इट इज लाइक इवन यू वांट टू कनेक्ट फॉर ओनली 1.5 आवर, तब भी भारी पड़ता है। बोलो, कुछ तो बोलो, क्या करूँ अभी? योर लॉस और माइंड लॉस, मेरा है कि तुम्हारा लॉस हुआ?
अरे आंसर तो देना पड़ेगा ना, साइलेंट मोड पे नहीं जाना है। हमारा लॉस है मैम। ओहो, अब क्या करें? सॉल्यूशन तो क्या करूं, बोलो। मैम आज की क्लास के साथ कल का भी पूरा पूछ लेना वापस कल मैम। लिखो टारगेट, यू हैव टू कंप्लीट whatever I will teach. आज कम पढ़ाऊंगी, I will not be extending the class till 10:30. You will have Sunday को off also. Sunday को off भी है DT में। Anyhow Monday को I want you prepared, जितना आज किया उतना। And transfer pricing में कहाँ पहुंचे? I was giving ना daily 1 lecture of transfer pricing. कितना पहुंचे तुम पुराने लेक्चर में? मैम 2 लेक्चर हुए, कल नहीं देख पाए बस, बाकी तो रोज देख रहे हैं। No issues. मंडे को आई वांट पीजीबीपी, जितना मैं अभी कंप्लीट करवा रही हूँ सिर्फ मंडे को उतना पीजीबीपी आई विल आस्क। मेरी तरफ से आई विल टेक वाइवा ऑफ ओनली दैट। एंड यू हैव सैटरडे, इफ यू हैव ऑफ टुडे, यू हैव संडे, ट्राई टू कंप्लीट ट्रांसफर प्राइसिंग एटलीस्ट। सिर्फ मैं क्या बोलूँ उसको आई विल नॉट आस्क, बट फॉर योर सेक कि तुमको एक अच्छे लेवल पे आ जाना चाहिए, बिकॉज सून आई विल स्टार्ट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट। और सरप्राइज टेस्ट का मतलब समझते हो, सरप्राइज आज टेस्ट है। आर यू गेटिंग? सो इतना अच्छा प्रिपेयर करो कि अब भी बोल दिया ना टेस्ट है तो आई विल बी एबल टू सॉल्व। ऐसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ योर टारगेट इज पीजीबीपी में आई विल आस्क ऑन मंडे only the provisions of PGBP, but you should complete at least transfer pricing. Not even questions, only provisions. ठीक है? चलो, let us start now. Yeah, sorry. Yes, you want to We ask something? completed today. Sorry. I want to say something. See, sorry means na, it's Yeah. not at all my fault. I don't expect sorry from you because you also know the sincerity of studies. ऐसा नहीं you don't know. But sometimes we are negligent. कि ठीक है ना, कर लेंगे। Procrastination जिसको बोलते हैं ना, why I am taking mentoring अभी भी क्लास में? The mentoring is stop that word procrastination. Instead of that, अब भी करते हैं। I don't know कल होगा भी कि नहीं होगा। अब भी मतलब अब भी। You can sacrifice your sleep of 30 minutes. We can. As a CA student, we can even sacrifice more than 30 minutes. So why not 30 minutes for DT? वो भी जो क्लास में you have done, only that. ठीक है? I guess everyone, next time, every day, whatever done in class, make it a habit. 30 minutes we will revise anyhow. और रिवाइज मतलब लर्न करना है लर्न करो, रिकॉल करना है रिकॉल करो, बट यू हैव टू कीप दैट लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचा के रहना है। ठीक है? चलो, सो वी हैव डन। कम टू 36, 35 E was also your reading homework. तुमने नहीं किया होगा रीडिंग, तो मार्क इट अगेन। 35 E is for reading. Come to page number 132. अमन, ये जो पेज नंबर 132 है, what is being given on page number 132? पेज नंबर 132 पे they have given certain deduction. ठीक है? पेज नंबर 132 पे they have given certain deduction. Everyone should be on page number 132. That is section number 36. अब वो बोलता है, well, why these deductions have been given? See, generally when it comes to section number 30, section number 31, section number 32, these are specifically, 30 was for specifically building, 31 was specifically for plant and machinery, 32 again specific for depreciation, then 33 A, B, A, all these were business specific, then preliminary expense specific. बोलना क्या चाह रहे हो? अभी तक जो लिस्टिंग चल रही है specific, either business specific or asset specific, yes, वैसा चल रहा है। अब थोड़ा सा they have given a listing कि these are all the expenses, we will also allow these expenses too. These are again going to be specific. अब मैम everything cannot be specific, नहीं तो कितने types of expenses we do in the business? There are lots and lots of expenses with various name we do in the business. सबकी listing करेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। For that reason, remember they have introduced section number 37. Generally, whatever is for the business purpose, whatever is revenue expenses, yes, it is what allowed as an expenditure if not blocked anywhere.
in your entire income tax act and it is legal. अब वैसे ही 36 में first they have written premium for insurance of stock in trade. Premium for the insurance of stock in trade. Ma'am, stock in trade, is it for business purpose? Obviously, stock in trade is business purpose. Ma'am, insurance, तो insurance stock in trade. अब एक बार उसको अच्छे से पढ़ के देखो. It is allowed as deduction. कुछ भी लिखा है क्या? The mode of payment. क्या लिखा है? Insurance allowed as deduction. बस इतना ही लिखा है that insurance is allowed as deduction. Have they even mentioned क्या it should be paid in cash or it should be paid in electronic mode? Nothing. मतलब any time if they just give the insurance on stock in trade is taken, you will allow it. So bracket में what you should write? Mode of payment doesn't matter. Write down mode of payment does not matter. Ma'am, even excess of 10,000 in cash, ma'am. Yes. अरे नहीं बाबा. इतना freedom नहीं देना है. But that is a valid linkage. कि मैम आप बोल रहे हो कि that mode of payment doesn't matter. तो मैम cash में can we pay more than 10,000? That limit 10,000 limit will apply. So write down the limit of 10,000 is applicable, but the limit of 10,000 applicable. अच्छा बताओ इसका मतलब पता है क्या है? कि even they have allowed कि you can do insurance premium, you can pay insurance premium in cash, but somewhere general rule applies और वो benchmark कितना देता है? 10,000. That means ma'am if insurance premium on stock in trade I have paid 15,000. Ma'am, as per 36 it should be allowed because mode of payment doesn't matter. 9. But as per which law? As per your section number 40A3, it is not allowed because it is greater than 10,000 paid in cash. Understood? Aya? Then the next. Insurance premium paid by Federal Milk Cooperative Society. बस इतना सा highlight Federal Milk Society, uska insurance be allowed because it is very specific, would not be judged in your exam. Just highlight Federal Milk Cooperative Society and insurance. Again, mode of payment doesn't matter इसमें भी because they have not mentioned कि mode of payment क्या होना चाहिए. Now, again, health insurance premium for employee. Again, it is for the purpose of business. Health insurance premium for employee. Mode of payment now matters. So highlight करो health insurance. बस ऊपर का ही health insurance premium for employee. Only heading. मैम इसमें कुछ logic है क्या? Obviously. Ma'am, what about life insurance? If we have taken life insurance for employee, would it be allowed? You only tell me. Now, life insurance premium paid for employee allowed होगा या नहीं होगा? Section 37. No. Section 37. और एक चीज बताओ, if it is Keyman insurance, तो भी तो allow होगा. Keyman insurance, remember section number 28 में कि TGVP में भी taxable होता है Keyman insurance. तो when something is chargeable to tax, तो उससे related expense भी they will allow. So if life insurance premium is for Keyman, तो भी allow होगा. If other employee, then section number 37 में it will be allowed. So write down. If life insurance premium ऐसे लिखने में same लिख लो.
Wait, wait. Health or medical insurance, ma'am? Stock in trade पे we pay premium. तो मैम insurance on stock in trade allowed. Health insurance premium for employee allowed, but health insurance premium for employee should not be in cash. Learn करो मैम, stock in trade insurance allowed. मैम employee का health insurance allowed, but should be in electronic mode. ठीक है मैम. If it is other than life health insurance, then also allowed, but it is allowed under section 37. तो दोनों ही केस में allowed है. If it is for Keyman insurance, if it is for normal employee, 37 will allow. If it is health insurance other than cash, allowed. Stock in trade का insurance is allowed. अब आगे और क्या है मैम? Bonus, commission, if we are paying, we pay bonus and commission to employee. तो बोनस एंड कमीशन इफ यू वांट टू पे टू एम्प्लॉय, यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्सपीडियंसी नहीं है. मैम व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल एक्सपीडियंसी, कोई बता सकता है क्या? आई वांट टू पे बोनस, तो बोलते हैं कि देयर इज नो कमर्शियल एक्सपीडियंसी इज एप्लीकेबल टू द बोनस. यू मे पे बोनस, यू वांट टू पे कमीशन, बट सेक्शन नंबर 43B विल अप्लाई. बट व्हाट इज कमर्शियल एक्सपीडियंसी, बताओ. In business parlance. इन बिजनेस पैरेलल्स, और इसको अब मुझे ये बिजनेस पैरेलल्स समझाओ क्या होता है. Which is linked to turnover or which increases the business. That doesn't matter. If to one employee you want to pay 15,000 as bonus, other employee को you want to pay 20,000 as bonus, उससे हमको मतलब नहीं है. कमर्शियल पैरेलल्स नहीं देख रहे हम, कमर्शियल एक्सपीडियंसीज नहीं देख रहे. इवन इन योर सैलरी जब होती है, एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर स्टेज वाइज, यू आर सीनियर, यू आर एसोसिएट, कैसे हो, मैनेजर हो, उसके बेसिस पे भी योर बोनस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर पोस्ट. उससे मैटर नहीं है. बट इफ यू वांट टू पे बोनस, इफ यू वांट टू पे कमीशन, इट शुड बी पेड टू एम्प्लॉई. यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉय की. क्लियरली लिखा है बोनस कमीशन पेड टू एम्प्लॉई. तो मैम 43B विल बी एप्लीकेबल. अब ध्यान से सुनना, व्हाट institute will do. Bonus paid to agent. मैम बोनस पेड टू एजेंट क्यों? बोनस एजेंट को नहीं पे कर सकते, कमीशन एजेंट को यू कैन नॉट पे कर सकते हो ना, बिकॉज ही इज हेल्पिंग टू इंक्रीज योर टर्नओवर. वो तुमको टर्नओवर इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, तो यू वांट टू पे टू एजेंट. ये एम्प्लॉय नहीं है. मैम वुड आई अप्लाई 43B? नो. Ma'am, would I say 43B is not applicable? Yes, exactly, 43B not applicable. Ma'am, what about employee? 43B applicable. Ma'am, ये क्या है 43B? Due date of return filing. Before or up to the due date of return filing, actual payment should be done. क्या करना पड़ेगा? Actual payment करना पड़ेगा. If you do not pay,
इन रियल बस तुम क्रेडिट करके रख रहे हो, लाइबिलिटी लिख के रख रहे हो, डजंट मैटर, उसका तुमको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्चुअल पेमेंट इज नीडेड। तो मैम इसका मतलब अगेन वी शुड क्रिएट अ छोटा सा चार्ट। कैसा चार्ट? बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, बोनस कमीशन टू एजेंट। ठीक है, चलो क्रिएट करते हैं। Specifically about bonus, huh? मैम 43B का लिंक क्यों है इधर? एक्सक्यूज मी मैम, कौन से सेक्शन में से ले रहे हो ये सब? 36, everything is under 36. You Okay, have ma'am. not opened 132 page. No ma'am, actually I am not in the class for 10 minutes. Okay, okay. Section number 36 you will find, and section number 36 it has been given. Okay. Yes ma'am. ठीक है, चलो। नाउ सपोज, क्या सपोज करने का है? देखो, एम्प्लॉय को वी वांट टू पे बोनस, स्पेसिफिकली बोनस के लिए आई एम टेलिंग मैम, एम्प्लॉय को वी वांट टू पे बोनस, वी हैव पेड कैश। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यू शुड पे बोनस ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, लिखा है क्या? नहीं लिखा। दैट मीन्स कैश पेमेंट तो अलाउड है। अब मेरा दूसरा लिंकेज कहाँ पे जाएगा? यू ओनली टेल मी, इफ यू पे कैश व्हाट शुड आई डू? कौन से सेक्शन को और लिंक में लेके आ जाऊं? Up to 10,000 limit. एग्जैक्टली, वो up to 43. 10,000 43. अब यहाँ पे आ गए, कैश पे ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर लिखूं या इक्वल टू भी कर दूं? व्हाट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 10,000, और इट इज 10,000 ऑल्सो? एक्सीड मैम लिखा है तो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। Excess of- 10,000 So ma'am, if exceeds this, so even you have paid, सुनो अब मैम, पेमेंट तो हो गया था up to the due date of filing the return, payment done up to the due date of filing return, but एक गलती हो गई क्या? We have paid in cash. तो पता है, even though 43B apply, 43B apply, but क्या हुआ? यहाँ पे disallow, और यहाँ पे it would be allowed, और यहाँ पे always allowed. Are you getting? मतलब एक जगह whenever you find कि cash payment is there, always you have to check 10,000 का limit, always. मैम यहाँ पे if it is other employee के केस में 43B not apply. 43B क्या नहीं होगा? Will not apply if it is not an employee. मैम again cash paid, तो कैश पे करो या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे करो, अलाउड तो होगा, लेकिन यहाँ पे चेक करना। ठीक है मैम, दिस इज अलाउड अंडर सेक्शन 36, बट मैम व्हेन आई एम पेइंग टू अदर देन एम्प्लॉय, वुड इट बी अलाउड इन सेक्शन नंबर 36? नहीं। कौन से सेक्शन में ये अलाउ होता है? 37. 37. आर यू गेटिंग द इंटरप्रिटेशंस नाउ? कि यहाँ नहीं, अब वो जाएगा जनरल वाले में। So it is allowed under section 37, it is allowed under section 36, it is specific for employee, it is for other than employee. यहाँ पे you have to pay up to the due date of filing the return. यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट वो नहीं, क्रेडिट भी किया तो चलता है, even credit is okay. यहाँ पे because 43B does not employ, even you have not yet paid, credit basis पे भी allowed है। तो एक चीज और कर देती हूँ, क्रेडिट बेसिस उसको भी हम क्या करते हैं? अलाउ।
नाउ यू विल अंडरस्टैंड, इतना सा तो लिखा है बट प्रोबेबिलिटी कितनी बनती, ठीक है। So this was your 36. Ma'am, 37, how it is linked, ma'am? See, 36 states. Now, ये वाला लिखना मत, I am just explaining. 36 states की bonus if you want to pay to employee. Specifically, the word written is bonus paid to employee. ठीक है, but ma'am, we can pay bonus even to an agent. That is just an example. Agent is not my employee. Agent है मेरा, but वो मेरा employee नहीं, उसको सिर्फ I give bonus and commission. If he works for me, मेरे लिए client लेके आता है तो I will be paying. तो मैम bonus to agent is not covered in 36. तो मैम वो कहाँ जाएगा? That will go in my general section, that is section number 37. जब मैम it will go in section number 37. Wait, 36 में बोला if you want to pay to employee, you have to actually pay due date के पहले और up to the due date. That is not mentioned here because agent तो cover ही नहीं है 36 में. Are you getting? Ma'am, if you allow payment of cash here, so again what you will check, वो 10,000 वाला linkage you have to check. ठीक है? Done? Sure. So now moving to next page, that is interest on loan. Interest on loan में क्या होगा मैम? देखो, interest may be related to asset, yes. Interest may not be related to asset, yes. So ma'am, when interest is related to a particular asset that is utilized for the purpose of my business and I am going to claim depreciation on it. So ma'am, simple सी बात है, if interest is linked to an asset, so where I will add it, that interest will be added to the cost of asset. ठीक है? Up to put to use. Put to use करने से पहले, before put to use, up to the date of put to use, जितना भी interest है, all the interest will go to cost of the asset. वो done है? Now ma'am, interest is not related to asset. अच्छा, interest is not related to asset, yes. So ma'am, interest if not related to asset, utilization check करो. Is it being utilized for personal purpose or it is being utilized for business purpose? Ma'am, interest, because we have taken loan, that loan is utilized for business purpose. So loan जब business purpose के लिए utilize हो रहा, the interest will be allowed. ठीक है? Ma'am, my loan I have taken, but I am utilizing it for personal purpose. किसी भी सूरत में personal purpose, if you have utilized the loan, deduction is not allowed. इसमें भी क्या होता है मैम? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी यू हैव टू अप्लाई 43B. इंटरेस्ट के पेमेंट पे भी क्या एप्लीकेबल होगा? 43B. मैम ये बार-बार 43B क्यों है? ये बोलते हैं कि देखो, गणेश ने पूछा मैम 43B का कनेक्शन क्यों है? व्हाई इट इज कनेक्टिंग टू 43B? 43B से कनेक्शन इसलिए है, 1 चलो, तो व्हेन इट इज सेइंग कि मैम 43B क्यों कनेक्ट हो रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाई इट इज द लिंकेज विद द 43B. अब तुम ही बताओ मुझे. आई एम सेइंग कि आई विल मतलब ये पे नहीं किया, आई विल पे बोनस टू एम्प्लॉय. हमें क्या पता है एक्चुअल में यू आर शोइंग कि बोनस पे करोगे कि एक्चुअल में पे करोगे. ये तो क्या है, हमारे साथ तो मैम ये आर्टिकलशिप में हो चुका है. इधर से स्टाइपेंड देते हैं और इधर से क्या करते हैं, कैश लेते हैं. तो ऐसा एम्प्लॉय के साथ भी तो कर सकते हैं कि वी वांट टू शो बोनस, तो ये लोग ये चेक तुमको दिया, इधर से व्हाट वी वांट कैश. तो नहीं, बेसिकली देखो वो चीज एडजस्टमेंट अभी भी हो सकता है, बट दे वांट कि इफ यू आर शोइंग कि यू वांट टू गिव बोनस टू एन एम्प्लॉय, पहले दे दो, फिर हम लोग देंगे ना तुमको अलाउंस. तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, कुछ चीजें ऐसी जहाँ पे दे वांट कि टाइमली पेमेंट इज नीडेड. For the timely payment, उन कुछ ही चीजों में चाहिए उनको, so they have introduced 43B. Understood, गणेश? चलो, मैम अब इंटरेस्ट में भी you are saying कि 43B applicable, yes, लेकिन कहाँ applicable होगा अभी वो देखना है. Come to page number 133. क्या लिखा है? Loan taken for business purpose.
क्या लिखा है? कैन यू सी द चार्ट? एवरीवन वीडियो ऑन, आई कैन नॉट सी योर एक्सप्रेशन नाउ। लोन, मैम लिया लोन, टेकन फॉर द बिजनेस पर्पस, तो मैम बिजनेस पर्पस के लिए इफ आई टेकन लोन, तो मैम लोन किससे लिया? लोन लेने के लिए भी तो कोई पर्सन होगा ना, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग मी द लोन, तो समझो हम रिलेटिव से लोन लिया। वी आर नॉट कंसर्न कि रिलेटिव से लोन लिया, फ्रेंड से लोन लिया, या फिर यू हैव टेकन लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लोगे तो 43B इज एप्लीकेबल, बट इफ रिलेटिव से लोन लोगे, फ्रेंड से लोन लोगे, तो इन सच ए केस 43B नहीं एप्लीकेबल होता। दैट मीन्स मैम बैंक को टाइमली पेमेंट करवाना है इंटरेस्ट का। यस, वी वांट कि बैंक को क्या होना चाहिए, बैंक को देयर शुड बी टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बट इन केस ऑफ रिलेटिव फ्रेंड वी विल अलाउ यू डिडक्शन, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द टाइमली पेमेंट। पेमेंट नहीं भी हुआ है, डिडक्शन तुमको मिल जाएगा। नाउ कम टू द चार्ट। अगेन क्या बोला है? लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मैम फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, allowed but on the basis of 43B, मतलब पेमेंट बेसिस पे। मैम लोन फ्रॉम अदर allowed, लोन उसमें 43B नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे लिखा है ना लोन फ्रॉम अदर्स, नीचे क्या लिखोगे? 43B नॉट अप्लाई, 43B नॉट एप्लीकेबल। अब मैम इसको देख ही रहे थे हम, और यहाँ पे देखते देखते क्या समझ में आया? They have not mentioned that interest should be paid only through electronic mode. मतलब क्या है इसका मैम? They have not mentioned anywhere that interest should be paid only through electronic mode. तो फिर से क्या applicable होगा? 10,000 वाला limit. So wherever you find कि they have not specifically mentioned electronic mode में you have to make payment, समझ जाना 10,000 का एवरीवेयर यू हैव टू गिव द लिंकेज। ठीक है, डन। तो यहाँ पे व्हाट शुड यू शुड राइट? इंटरेस्ट जहाँ लिखा है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे टॉप पे, वहां लिखो कैश पेमेंट, कैश पेमेंट कुड बी डन बट लिंकेज टू 10,000, कैश पेमेंट कुड बी डन बट लिंकेज टू 10,000। अब आते हैं डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। ये क्या है मैम? डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। देखो व्हेन यू इशू जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड मैम सपोज लिखा हुआ है कि एक्चुअली द जीरो कूपन बॉन्ड इज ऑफ 1,000 रुपीज, बट आई एम इशूइंग दैट जीरो कूपन बॉन्ड एट 800 रुपीज। मतलब कितने का डिस्काउंट दिया? पर जीरो कूपन बॉन्ड 200 का डिस्काउंट दिया। 1,000 rupees on the face written कि 1,000 rupees का है, but I am specifically issuing it for 800। हम कितने का हुआ डिस्काउंट? 200। ये तो एक यूनिट पे हुआ। सपोज आई हैव इशूड यू कितना? 1 लाख यूनिट। मैम 1 लाख यूनिट इंटू 200 we will do, इतना सारा हो गया। तो वो बोलते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी डिवाइडेड मंथली बेसिस पे। कैसे? सपोज 5 years का जीरो कूपन बॉन्ड है, तो 5 into 12 कितना होता है? करो कैलसी। 60। तो मैम 200 into 1 लाख डिवाइड बाय 60, मंथली बेसिस पे वी विल डिवाइड कि ये इतना इंटरेस्ट विल बी अलाउड। चेक इट आउट। यहाँ पे सिर्फ 20 into 1 लाख है, वी हैव टेकन 200 into 1 लाख। चेक द एग्जांपल। मैम बोलो। मैम जो इंटरेस्ट के ऊपर आपने लिखने का बोला था मैम, वो आवाज क्लियर नहीं थी। कैश पेमेंट कुड बी डन बट लिमिटेड, आगे क्या था? 10,000 लिंक टू 10,000। कैश पेमेंट कुड बी डन बट लिमिट टू 10,000। हाँ ना, 10,000 के ऊपर क्या होगा? डिसअलाउड हो जाएगा। डन। चलो, अंडरस्टूड ना? ये वाला देखा एग्जाम्पल? चिराग देखा कि नहीं? चलो, अब ये क्या देखे रखा है मैम? सी, बहुत फोकस करना वर्ड पे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन।
क्या लिखा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. सो दे आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. ठीक है. फिर आएगा एक और दिया है मैम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहाँ दिया है? 36,145 36,145 एंड 36,148 दोनों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए ही है. बोथ आर फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. ठीक है. देन उसके बाद 5A दैट इज फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि लेटर ऑन वी गेट कंफ्यूज वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था. उसके बेसिस पे, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयर वाली प्लेस पे दे विल गिव एम्प्लॉय, और तुम लोग अप्लाई क्या करके आ रहे होगे? अलाउड अलाउड अलाउड. ऐसा नहीं होता है. हम सबसे पहले बोला है, सपोज मैम मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, किसी अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में. मतलब सब कुछ पता है क्या दिखेगा? आइदर अप्रूव्ड, आइदर रिकॉग्नाइज्ड. तो मैम अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, एज पर लॉ अलाउड. इसका मतलब जो रिकॉग्नाइज नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. मैम जो अप्रूव्ड नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट अप्रूव्ड. मैम जो एज पर लॉ नहीं है, तो तुम ही बताओ, दैट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वुड इट बी अलाउड? नो, अलाउ नहीं होगा. बट मैम फिर से तुम बोल तो रहे हो कि इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय. हम कैसे मान ले तुमने पे किया? टाइमली पेमेंट इज नीडेड. तो फिर से क्या अप्लाई करोगे? 43B. मैम यहाँ पे भी कहीं कैश वैश तो कुछ नहीं लिखा कि पेमेंट शुड बी डन इन कैश और नॉट. फिर से व्हाट यू विल डू? अप्लाई 10,000 का लिमिट. तो आर यू गेटिंग? नोटिस करो, पता है होता है कि एग्जाम में दे हैव गिवन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ 15,000 डन इन कैश. तब तो तुम्हें पता है कि 15,000 तुम एकदम से कैश देखते से क्या करोगे? डिसअलाउ. व्हाट इफ 8,000 इन कैश? अब कंफ्यूज हो गए यार, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मोड तो नहीं लिखा था. होता है ये चीज कि कहीं में वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड तो नहीं था, बिकॉज दे हैव गिवन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ 8,000 टू एन अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड. तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो अप्रूव में भी अलाउड होगा. कैश है तो चेक दैट 10,000 का लिमिट, और इलेक्ट्रॉनिक है तो कोई लिमिट ही चेक नहीं करना है. मैम यहाँ पे टाइम लिमिट क्या अभी बताया ना, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न यू हैव टू पे बिकॉज 43B अप्लाई. अंडरस्टूड? गोइंग गुड विद द इंटरप्रिटेशन? समझ में आ रहा है इधर उधर कहाँ भागता है इंस्टीट्यूट? ठीक है मैम. फिर से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. यस, अगेन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन. अब क्या दिया है? डिडक्शन अलाउड टू एम्प्लॉयर. डिडक्शन इज अलाउड टू एम्प्लॉयर. फिर से क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू 43B. मतलब मैम एक चीज बताएं, वेदर इट इज बोनस किसके बेनिफिट के लिए था? एम्प्लॉय. ठीक है मैम. वेदर इट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय, किसका बेनिफिट? एम्प्लॉय. मैम अगेन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन 80 CCD. एम्प्लॉय. विश्वास कर रहे क्या ये एम्प्लॉयर पे? नहीं कर रहे. वो सीधे क्या बोलते हैं? 43B की लिमिट एप्लीकेबल. रटने का नहीं 43B. तुम ही सोचो ना, एम्प्लॉयर जब भी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ भी कर रहा है, whether it is bonus, whether it is contribution, whether it is contribution to 80 CCD, फीलिंग को पकड़ो ना उनकी. we cannot trust you. सीधे पेमेंट करो, उसके बाद डिडक्शन लो. आर यू गेटिंग? डोंट लर्न इट सुष्मित, डू नॉट लर्न. 3 चीजें हैं. फिर वो नेशनलाइज्ड बैंक का क्या? क्यों गवर्नमेंट अपना फायदा नहीं करवाएगी? टाइमली पेमेंट करो तो यू विल गेट द डिडक्शन अंडर PGBP. तो इफ यू टेक लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, तब तो 43B अप्लाई किया. रिलेटिव के लिए किया क्या 43B? आर यू गेटिंग द लॉजिक? वेयर दे वांट कि यहाँ जरूरी है टाइमली पेमेंट, सिर्फ वहीं पे उन्होंने 43B एप्लीकेबल किया. चलो मैम अब ये कितना बोल रहे हैं? 80 CCD एक्चुअल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, वॉट एवर यू कंट्रीब्यूटेड 10% ऑफ सैलरी. अब इसमें इंस्टीट्यूट क्या करता है? क्या लिखा है? 10% ऑफ सैलरी में बेसिक डियरनेस अलाउंस टर्म्स मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो लिखा है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉट एवर इज मेंशन. अब इंस्टीट्यूट पता है क्या करेगा? बेसिक सैलरी देगा. यस. इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑल्सो. ओके. इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स. मतलब कभी स्पेसिफिक कुछ देना पड़ गया, दैट इज नॉट रिटन इन योर कॉन्ट्रैक्ट. अब तुमको वहां कंफ्यूज हो रहा है, अलाउंस तो था, बट रिमेंबर इट इज ओनली इन टर्म्स, व्हाटएवर मेंशन्ड इन योर कॉन्ट्रैक्ट.
वहां पे क्या लिखो, DA नॉट इन टर्म शुड नॉट बी टेकन, DA not in term should not be taken. Done? इसके बाद अब आते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे, फिर इसको पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है मैम। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट करो इसको 3 स्टार, दिस इज इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 3 स्टार। Every 1 or 2 attempt you will find इसका कुछ ना कुछ लिंकेज। एक बार गो थ्रू द रीडिंग, एक बार रीड करो इसको। Done with your reading? अब मेरे साथ एक बार रीड करके बताओ, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, देखो एम्प्लॉय विल गिव द कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर, कि लो दिस इज माय एम्प्लॉय, ही इज गिविंग कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर, ठीक है। कहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन देना है मुझे, आई हैव टू गिव द कंट्रीब्यूशन टू दी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए प्रोविडेंट फंड हो सकता है, सुपर एन्यूएशन फंड हो सकता है, वॉट एवर फंड, ठीक है, उसमें मुझे देना है। Deemed to be PGBP if such sum is not deposited in respect of fund up to the due date of such fund. Income tax में लिखा है if employee gives you contribution, किसको, employer को, that employee का contribution should be deposited up to the due date of such fund, ठीक है। अभी पहले क्या था, पहले कंफ्यूजन था, क्या कंफ्यूजन, ये जो ड्यू डेट ऑफ सच फंड है ना, ये नहीं लिखा था, दे हैव पहले अर्लियर, मतलब बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है, रिसेंट अमेंडमेंट ही है, पहले दे वुड हैव नॉट मेंशन्ड दैट सच फंड। तो कंफ्यूजन क्या होता था, व्हेन इट कम्स टू 43B आप क्या बोलते हो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक ये होना चाहिए सबमिट। फिर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन था, पहले क्लैरिफिकेशन क्या था कि ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक दो। तो मुझे एक चीज बताओ, फंड की ड्यू डेट जा रही है कितनी, 30 सितंबर, और लेती हूँ 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट ऑफ फंड, और मेरा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या होता है 31 अक्टूबर। तो ये तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, 31 आई हैव फंड की ड्यू डेट इन माय हैंड, और इधर से बोल रहे हो 31 अक्टूबर इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो मेरा अननेसेसरी जो कंट्रीब्यूशन आई हैव डन इन अ ईयर वो दूसरे ईयर में शिफ्ट हो रहा है ना। क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न क्या है मेरा 31 अक्टूबर, मेरा तो ये शिफ्टिंग हो रहा है। तो फॉर दैट रीजन स्पेसिफिकली फिर क्लैरिफिकेशन से उठा के इसको कहा गया सेक्शन में कि नाउ एम्प्लॉय अगर तुमको कुछ देता है, इफ एम्प्लॉय इज गिविंग द कंट्रीब्यूशन इन सच अ केस, ड्यू डेट ऑफ सच फंड तक यू हैव टू क्या करना है, डिपॉजिट इन दैट अकाउंट। अभी हाईलाइट क्या क्या करना है, हाईलाइट कंट्रीब्यूशन, only the word contribution that you will find in black, ठीक है, contribution from employee, now highlight from employee, so contribution from employee, deemed PGBP, deemed word, deemed PGBP, deemed and PGBP, if highlight word, if not deposit, highlight word not deposit, then up to due date of such fund। अब पूरा सेंटेंस नहीं बन गया, contribution from employee deemed PGBP if not deposited up to due date of such। तो पूरी लाइन की होली नहीं खेली, सिर्फ कीवर्ड्स की होली, और वो ऑलरेडी एक सेंटेंस है। फिर उसके बाद मैम प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट, दैट इज जस्ट एन नोट दे हैव गिवन कि प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट इज नेक्स्ट मंथ का 15, कुछ काम का नहीं है उसमें।
Ma'am, if amount is deposited after the due date of fund, then it is treated as PGBP for employer and never allowed to employer. मतलब मैम अगर ये ड्यू डेट पे फाइल नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ, तो क्या नेक्स्ट ईयर में जब हम सबमिट करेंगे नेक्स्ट ईयर में ले सकते हैं क्या? दिस डिडक्शन क्या लिखा है? नेवर बी अलाउड टू एम्प्लॉयर, कभी नहीं। तो हाईलाइट क्या करना है? डिपॉजिट आफ्टर ड्यू डेट, डिपॉजिट आफ्टर ड्यू डेट, और फिर क्या करोगे? नेवर अलाउड। डन। डिपॉजिट आफ्टर ड्यू डेट, नेवर अलाउड। डन। थर्ड वाला नोट कट डाउन कर दो, काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं? क्योंकि वही क्लैरिफिकेशन दिया, ड्यू डेट ऑफ सच फंड होगा, अब रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट नहीं है। डन। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, मैम स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस है ना, कैश डजंट मैटर, ये लिखा है। मैम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय, कैश वाला पॉइंट मैटर्स बिकॉज इट शुड बी पेड अदर देन कैश। मैम फिर वो कुछ था कोऑपरेटिव फेडरल सोसाइटी, बस पता होना चाहिए कि उसका इंश्योरेंस इज अलाउड। मैम इसके अलावा क्या है? बोनस कमीशन। मैम बोनस कमीशन में क्या है? इफ यू वांट टू पे बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, 43B is subject to 43B, it is allowed. If you are paying to other than employee, 37 it will be allowed and 43B does not apply in that case. Ma'am, interest on loan. So if you have taken loan from nationalized bank, then in such a case 43B limit apply. But if you have taken from other than this nationalized bank, in such case 43B is not applicable. But whatever loan you take, whether from nationalized bank or whether you take from other than nationalized bank, should be utilized for the purpose of business. If not utilized for the purpose of business, again it is what? Not allowed. Then zero coupon bond. Zero coupon bond का discount क्या था? We will calculate the discount and we will divide it monthly basis पे, कि जितना भी tenure है, tenure will be converted into monthly basis and monthly basis पे discount will be allowed. Then उसके बाद क्या था? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे? फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। और उसके बाद मैम क्या था? अगेन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू 80CCD, वेदर इट इज 80CCD या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, 43B का लिमिट एप्लीकेबल। बट इन केस ऑफ 80CCD मैम इट इज 10% ऑफ सैलरी, सैलरी वाज बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस, वेदर इन टर्म और वेदर नॉट इन टर्म, Only in terms. only in terms, or actual contribution whichever is lower. फिर मैम उसके बाद क्या आता है? Employee give contribution to employer, so it should be deposited in account up to the due date of return filing. Due date of that such fund. fund. Due date of such fund. If you do not deposit up to the due date of such fund, then it will be taxable under the head PGB. अभी तुमने अगर एक चीज नोटिस की होगी ना, मैंने लाइन वाइज बोला है, वट एवर मेंशन्ड इन योर बुक, वो बुक के अकॉर्डिंग लाइन वाइज बोला है। ऐसा नहीं है कि मुझे याद करना है लाइन वाइज बुक के अकॉर्डिंग, बट चैलेंज योर माइंड कि मुझे पिक्टोरियल इमेज क्यों ना याद हो जाए कि इस पेज पे इसके बाद ये लिखा है। मतलब जितना तुम एनहांस करने की कोशिश करोगे, रटना नहीं होता है ऑब्वियसली, बट दिस इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग टू योर ब्रेन कि उसके बाद ये लिखा था, उसके बाद ये लिखा था, उसके बाद मतलब try to have a pictorial image in your mind कि किस पेज पे क्या लिखा है, और प्रैक्टिस होते होते वो मेमोरी की पावर इंक्रीज करेगा। दिस विल नॉट बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम कि इस पेज पे लिखा था हमको ये भी याद है, बट इट विल इंक्रीज योर मेमोरी पावर कि हम अच्छे से पिक्चर याद कर पा रहे पूरी बुक की कि इस साइड है, इस साइड है, इधर है, उधर है। आर यू गेटिंग? एंड दैट इज द रीजन यूज ओनली वन बुक। ये जो एग्जाम टाइम पे स्टूडेंट पूछते हैं मैम बुक चेंज कर लें, ये बुक लेना है, वो बुक लेना है, 2 ये ले लो, तीसरी ये ले लो, ओनली वन बुक। मेरा कहना ये, रीड वन बुक 10 टाइम्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स। 10 बुक पढ़ने की जगह एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, ठीक है। तो एनीवन इफ इट इज कंफ्यूज कि बुक्स कौन सी है, तो मत होना, एक बुक बस ये है, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए, सब इसमें लिख लेंगे, ठीक है। चलो मैम इसके बाद क्या है? मैम एनिमल यूज्ड इन द बिजनेस। देखो एनिमल, एक सेकेंड, एनिमल क्यों रोक रहे हो मैम? प्लांट एंड मशीनरी में यू हैव सेड ना लाइव स्टॉक इज नॉट काउंटेड इन प्लांट एंड मशीनरी,
याद है प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन वी हैव डन, और क्या लिखा था प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन पे, लाइफ स्टॉक इज नॉट काउंटेड एज प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या हो गया मैम इफ लाइफ स्टॉक इज नॉट काउंटेड एज प्लांट एंड मशीनरी? क्या वो बिल्डिंग है? अरे कैसी बात कर दी, क्या वो फर्नीचर है? नहीं। क्या वो इंटेंजिबल है? नहीं। कहीं पे भी तो नहीं फॉल हो रहा इन एनी क्लास ऑफ असेट। इट इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी, इट इज नॉट असेट, it is not building, it is not intangible. Can you claim depreciation? जब ये asset ही नहीं है, can you claim depreciation on animal? Yes, ma'am. तो क्या करें, स्पेसिफिक इसीलिए दे दिया if permanently useless, अब वो यूज नहीं हो सकते, तो जितना भी स्क्रैप वैल्यू आएगा तुमको, जितना भी क्या आएगा उनको सेल करके स्क्रैप वैल्यू आएगा, रिड्यूस फ्रॉम योर कॉस्ट एंड यू कैन क्लेम द एक्सपेंस एज डिडक्शन। तो सिंपल सी बात है, सपोज आई हैव मिल्क वाला बिजनेस, आई हैव बफेलो, नाउ द बफेलो की क्या होगी, एज होगी, एज के बाद नहीं रही, उसका स्क्रैप आई हैव सोल्ड, बफेलो का कॉस्ट था 1 लाख रुपीज, 20,000 में स्क्रैप भी सेल हो गया, तो 80,000 यू कैन टेक। सिंपल है, इसका कुछ आने वाला है क्या? नहीं, इससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इससे। मैम अब क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार 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 बेड डेट्स। मैम बेड डेट रिकवरी स्टार स्टार स्टार। मैम फिर इधर है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स स्टार स्टार स्टार, मतलब ये सब बेड डेट ही चल रहा है। यस, इट इज ऑल अबाउट बेड डेट्स। तो मैम उससे पहले ये बेड डेट्स की शुरुआत करें, उससे पहले नीचे छोटा सा दिया है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस ओनली कंपनी के केस में अलाउड है। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग प्रमोशन वाले जो एक्सपेंस होते हैं कि लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझाना, कंपनी के केस में अलाउड है। रेवेन्यू तो 100%, कैपिटल है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ दिया 136 के लास्ट पेज में दे हैव गिवन फैमिली एक्सपेंसेस, फैमिली प्लानिंग के। रीड कर रहे एक बार, उसको खत्म करना है। डन। अब मैं सिर्फ बेड डेट्स पे आ जाऊं। फैमिली प्लानिंग डन। कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कभी भूलने लग जाओ कि मैम याद नहीं आ रहा कि वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट था या 100% रिडक्शन था, कभी कभार हो जाता है कंफ्यूजन, तो याद रखना वो प्रमोट कर रहे कि फैमिली प्लानिंग में 5 चिल्ड्रन होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा याद रहेगा कि इट इज 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग में हम कितना प्रमोट करते हैं, 5 चिल्ड्रन, इंस्टेड ऑफ 2 वी प्रमोट 5, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और रेवेन्यू तो 100% ही अलाउड होता है कि बाय चांस, क्योंकि ये वाला टॉपिक है ना, ये फैमिली प्लानिंग वाला, कंपनी के असेसमेंट में दिस एडजस्टमेंट वाज देयर क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो ये भी नहीं छोड़ते, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज एनी टाइम। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हो, जल्दी से एक्टिव होने की बारी, क्योंकि तुम धीरे धीरे ढीले पड़ते जा रहे। दिख रहा है तुम लोग का, गणेश इज लाइक, सुष्मित, देन थोड़ी देर में अक्षया, डीटी है भाई। अब मैं तुमको इसमें क्या तुमको बताऊं, मैं क्या जोक बना के दूं कि यू विल फाइंड कि वाह यार, बोलो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे 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 आते तो यूं रहते, तो धीरे 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 तुम तो नीचे ही आओगे। एक दिन अगर मैंने 6 घंटे की क्लास लगा दी तो बस इन 1 hour 45 minutes you need break। मतलब क्लास कितनी है, 1 घंटे 45 मिनट की, एंड इन दैट 1 hour 45 minutes की ड्यूरेशन वाली क्लास आई हैव टू गिव, ये बीच बीच में बातें करनी पड़ती है। Who wants to go for Big Four? किसको Big Four में जाना है? After being CA, honestly, मैम बोलेंगे ही नहीं, तो जाना भी होगा तो नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं जाना इन Big Four। हाँ, ये धीरे धीरे अक्षय वांट टू गो इन Big Four, बस। बाकी तुम क्या करोगे, Big Four में नहीं जाओगे, CA बन के क्या करोगे तुम? प्रैक्टिस। गणेश तुमको क्या जाना है? प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस, चलो। और मतलब तुम सारे प्रैक्टिस वाले हो कि बताएंगे नहीं?
टीचिंग मैम। टीचिंग, ओहो हो, कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बोलना सुष्मित। गई यार।